हेलो। हेलो। हेलो, ज्वाइन कर ली मीटिंग आप लोगों ने? कहाँ रिक्वेस्ट आई है? हेलो एहसन, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे नहीं, बाकी स्टूडेंट्स को भी बता दो। हेलो। एहसन, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो एहसन, आवाज आ रही है मेरी? हेलो एहसन। यस सर। सर ये तो पुराना लिंक है। मैंने अभी ग्रुप में कह दिया कि भाई ट्राई दिस वन। पुरानी वाली है? जी सर, ये पुरानी लिंक आपने ऑन की है। नई वाली लिंक जूम मीटिंग आपने स्टार्ट ही नहीं की है सर। सारे उस पर ट्राई कर रहे होंगे। ओह, फिर क्या करूँ? ये वाली ज्वाइन कर, ये वाली ज्वाइन यही करवाऊँ? वाली सर ज्वाइन कर लेते। आप सिर्फ 20 सेकंड वेट करें, मैं सबको कहता हूँ कि ये ज्वाइन करें। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
हेलो। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जी सर, आ गए सब सर। काइंड। आ गए साहब, ये 9 आए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, वैसी देर हो गई हमें। अच्छा सिकंदर, आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि ये पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस। जी सर। देखें, इसकी डिटेल्स में तो नहीं, मैं नहीं जाऊंगा कि ये कन्वेंशन क्यों बनाई गई थी और रीज़न क्या थी, फिर वो मुझे उसके बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। आपका क्योंकि इलेक्ट्रिकल का बैकग्राउंड है, पावर सिस्टम का, तो एनर्जी के हवाले से आपको बहुत सारी बातें पता होंगी, इन्वायरमेंट के हवाले से फील्ड आपके लिए नई होगी। लेकिन एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि हुआ ये था कि कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से इंटरनेशनली कुछ इन्वायरमेंट के इंसिडेंट्स हुए थे। कुछ स्पीशीज के साथ बहुत सारे बर्ड्स की डेथ हुई थी, मर गए थे, मतलब माइग्रेट स्पीशीज ने माइग्रेशन करना बंद कर दी थी। आपको पता है कि हमारा जो है, मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो हमारे पास कुछ ऐसी वेटलैंड्स हैं। वेटलैंड का मतलब ये है कि कुछ ऐसी झीलें हैं, यहाँ पे लेक्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसी रिवर्स हैं जिस पे बहुत सारी स्पीशीज आके सर्दियों में आती हैं। कुछ पता है इसके हवाले से? सिकंदर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इंटीरियर सिंध के हैं, जी सर, जी सर, आइडिया है मुझे। जी ठीक सर। है। साइबेरिया में क्योंकि जब बहुत ठंड पड़ती है ना, सर्दी होती है, तो वहाँ पे पानी बर्फ बन जाता है। तो इस वजह से वो सर्दियों के मौसम में वो जो बर्ड्स होते हैं वो ऐसी जगह मूव करते हैं जहाँ पे उन्हें पानी की फरावानी मिले, मौसम भी थोड़ा सा उनके लिहाज से गर्म हो। अब साइबेरिया में इतनी शदीद सर्दी पड़ती है, तो उनके लिए पाकिस्तान की जो सर्दी होती है वो नॉर्मल होती है। तो इस वजह से वो ऐसे कंट्रीज की तरफ, ऐसे स्पीशीज जो ऐसे कंट्रीज की तरफ मूव करते हैं जहाँ उनके लिए जो लैंड होती है या हैबिटेट जो होती है वो उनके लिए बड़ी साजगार होती है। तो ऐसे बर्ड्स के मुतालिक कहा जाए, लाइक साइबेरियन बर्ड्स, हमारे यहाँ बहुत सारे कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो कि अब हमारे अपने हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे ऐसे होते हैं जो कि दूसरे कंट्रीज से माइग्रेट करके आते हैं। तो ऐसी स्पीशीज थी, बहुत सारी स्पीशीज को नुकसान हुआ, डेथ्स हुई। क्यों डेथ्स हुई? वो इंसान की एक्टिविटी की वजह से। कहीं पे उन्होंने मरकरी का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से जो है वो मछलियाँ खराब हुई। कहीं पे उन्होंने डीडीटी का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से बहुत सारी जो है परिंदों की डेथ हुई। तो ऐसी सूरत को सामने रखते हुए इंडस्ट्रीज तो इंसान ने लगाई बहुत सारी, लेकिन उस इंडस्ट्रीज का इनडायरेक्टली नुकसान ये हुआ। जैसे हमारे यहाँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ भैंसों के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है। आपको पता है जी ये सर। दूध जो गाय या भैंसें दूध देती हैं उनका क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उनके इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं। और उस इंजेक्शन्स का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ था कि उस इंजेक्शन्स की वजह से हमारे यहाँ जो वुल्चर्स थे, गिद्ध जिसे कहते हैं, वुल्चर्स की, आप कभी वुल्चर्स आज से 50 साल पहले थे, लेकिन अब वुल्चर्स की आपको तादाद मिलती नहीं है। मतलब ये स्पीशीज ऐसी हो गई है जो कि आप समझे एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई बिल्कुल, जैसे डायनासोर खत्म हो गए, ठीक है। इस तरह बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो इंसान की या ह्यूमन एक्टिविटीज से खत्म होते जा रही हैं। भैंस का गोश्त वो खाते थे गिद्ध, और उसके अंदर वो केमिकल होता था जिसका उनको इंजेक्शन लगाया जाता था, और वो केमिकल उनके अंदर जो है वो डेथ का सबब बना। तो सर इंसान, इसको इस तरह ये है, जियोलॉजी में हमने पढ़ा था, इसको इंडेक्स फॉसिल भी कहते हैं कि एक मखसूस टाइम में पूरी जो है ना दुनिया में जो फॉसिल पाए जाते हैं ना उसको इंडेक्स फॉसिल कहते हैं। यानी वो एक मखसूस मुद्दत के लिए होते हैं, उसके बाद पूरी दुनिया से वो खत्म हो जाते हैं। उसकी एक कंट्रीब्यूशन इंसान भी होता है ना, इंसान वैसे भी खत्म हो जाते हैं। और इंसान जैसे डायनासोर का एक दौर था जिसको हम मायोसिन या प्लायोसिन, पता नहीं कौन सी, मैंने पढ़ी थी अपनी पीएचडी के दौरान, मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, उसमें हमने सारी एजेस, ज्यूरेसिक ज्यूरेसिक सर। जी जी, ज्यूरासिक ज्यूरासिक एज थी, फिर उसके बाद मायोसिन, प्लायोसिन, प्लास्टोसिन, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंसान की जब एक्टिविटीज
एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जिसको कहते हैं ना मैन मेड। इंसान हमेशा बिगाड़ी पैदा करता है, ठीक है। नेचर जो है वो कभी तब्दील नहीं होती। नेचर इज ऑलवेज ऑल्टर्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन। आज से मैं एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि शेर, अगर आप लायन की बात करें तो वो आज से 2000 ईयर्स अगो भी, 2000 साल पहले भी वो जो है वो गोश्त को क्या कहते हैं कुर्बान करके खाता, पकड़ के शिकार पकड़ के खाता था अपना प्रे। आज ऐसा तो नहीं है कि 2000 साल के बाद शेर अपना शिकार पकड़ता और फिर छुरियां तेज करके और फिर मसाले भूनता और उसके बाद जो है वो कढ़ाई में उसको भून के, ऐसी तो कोई हिस्ट्री हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। तो कोई भी चीज अपने आप को ऑल्टर नहीं करती सिवाय ह्यूमन बीइंग के। इंसान जो है उसके अंदर कंटिन्यूसली, कहते हैं ना इंसान में अल्लाह ने एक जिबिल्लत रखी है नई चीज की, ठीक है। उसके अंदर एक तहकीक का मादा है, ठीक है। ही हैज ऑलवेज सर्चिंग, वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो वो बहुत सारी चीजें जो आज से बहुत 100 साल पहले नहीं थी, अब इंसान ने तब्दील की। उन एक्टिविटीज का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट हुआ इन्वायरमेंट के ऊपर, जिससे हमारा क्लाइमेट तब्दील हुआ। कहीं पे ओजोन लेयर की तबाही हुई, कहीं पे जो है स्पीशीज तबाह होना शुरू हुई। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बैठ के 1970s के अंदर, 1970 की बात है, इंटरनेशनल कम्युनिटी बैठी, उसने कहा भाई अगर हम ये एक्टिविटीज करते जाएंगे तो बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होंगी या बहुत सारा फूड के क्राइसिस ऐसे होंगे जो इस दुनिया से बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे फूड की शक्लें ऐसी होंगी जो हमारे पास खत्म हो जाएंगी। तो इसको बैठ के एक लायामल तैयार किया जाए, ठीक है। कुछ एग्रीमेंट्स हो जिसको हम साइन करें और वो एग्रीमेंट्स हर कंट्री फॉलो करे कि हम भाई ये डीडीटी नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम सीएफसी जनरेट नहीं करेंगे। सीएफसी का सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा था, वो ओजोन ये लेयर जो डिप्लीट हो रही थी वो हमारी सीएफसी से हो रही थी। आपको पता है कि हमारे जो कंप्रेसर में अब गैस इस्तेमाल हो रही है वो सीएफसी नहीं है, लेकिन शुरू में सीएफसी थी। तो अब इंडस्ट्रीज को बाउंड किया गया कि आपने सीएफसी नहीं बनानी। इसी तरह बहुत सारे इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल या पेस्टिसाइड कंपनी को बाउंड किया गया कि आप जो है वो डीडीटी से अपना केमिकल तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिवली इंडस्ट्री जब कोई चीज़ बनाती है तो उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट पे जाता है, ठीक है। तो उसको सामने रखते हुए कुछ एग्रीमेंट्स किए गए जिसको बहुत सारे कंट्रीज ने साइन किया और कहा कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कंट्रीज में जाके। तो उन एग्रीमेंट्स को हम कहते हैं, दीज एग्रीमेंट्स वर इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशन। वो कन्वेंशन की शक्ल में थे। वो जो हम वादे, बेसिकली एग्रीमेंट का मतलब वादा होता है या मुआहदा होता है। तो एग्रीमेंट्स किए गए बहुत सारे कंट्रीज के अंदर। शुरू उसको इनिशिएट जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने किया। मुख्तलिफ यूएनडीपी, कहीं वो यूएनएचडी के नाम से हुआ, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम से हुआ, कहीं वो एचसीडी के नाम से हुआ। तो यूनाइटेड नेशन ने उसको स्टार्ट किया और फिर फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन बढ़ती चली गई। अब तकरीबन इस तरह के कोई 700 के करीब जो है वो इंसान ने जो है या नेशंस ने जो है या यूनाइटेड नेशंस ने जो है कुछ एग्रीमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए। अब जो कंट्री चाहता है उसको जाके साइन कर देता है, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज ने इन कन्वेंशन को साइन किया हुआ है। तो यहाँ पे उसकी अहमियत है कि भाई कन्वेंशन को आपने साइन करना है, उसको रेटिफाई करना है अपने कंट्री में जाके। तो ये सारे बैकग्राउंड हिस्ट्री है फॉर द स्टार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स या इन्वायरमेंटल, ये जो मैंने आपको ऊपर डिटेल्स बताई हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो फिर भी मैं बताने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर। हाँ सर, थैंक यू सर, आपने बेसिक कंसेप्ट दे दिया सर, इसका मुझे आइडिया नहीं था। थैंक यू, आपने डिटेल में बता दिया। थैंक यू ठीक है, सर, अगर फर्दर जजाकल्ला। जो है और भी पूछना है तो ये बस ये है कि फिर उसकी जो मेन क्लासिफिकेशन थी वो बायोडाइवर्सिटी, जी सर। क्लाइमेट चेंज या हैजार्डस की शक्ल में थी। जी देखिए, सर। इंसान या तो बायोडाइवर्सिटी को खराब कर रहा है या वो क्लाइमेट को खराब कर रहा है, ठीक है। तो ये जी बेसिक सर। फोकस करते हुए इन कन्वेंशंस को बनाया गया और कुछ पाकिस्तान ने जो है इन कन्वेंशंस को साइन किया है। अच्छा, मज़े की बात, जब आप सीएसएस का इम्तिहान देने जाते हैं, ये जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज जिसके अंदर ये असिस्टेंट कमिश्नर और ये, इनको भी मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया था इन्वायरमेंट का। तो जब मैंने ये अभी रिसेंटली 2018 के बाद या 17 के बाद जो है सीएसएस के एग्जाम में एक 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 डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया गया है इन्वायरमेंटल साइंस के हवाले से। तो वहाँ पे भी इसको फोकस किया जा रहा है कि हमारे सीएसएस वाले भी इसको पढ़ते हैं इस कोर्स को, और इन कन्वेंशंस को वेरी मच, दीज कन्वेंशन आर वेरी मच हाईलाइटेड देयर। उसकी बड़ी डिटेल्स मुझे भी नहीं पता थी, जब मैंने जाके पढ़ी तो मैं हैरान रह गया कि पाकिस्तान ने किस हद तक उसको साइन किया हुआ है और कितना पाकिस्तान इनके आगे मजबूर है कि इन कन्वेंशंस को पाकिस्तान को फॉलो करना है हर हाल में, नहीं तो उनकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है
वो उनकी एक्सपोर्ट पे नुकसान होता है। अच्छा सिंपल अगर मैं एक बात कहूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर टेक्सटाइल सेक्टर्स काम कर रहे हैं। टेक्सटाइल क्यों है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में? ये टेक्सटाइल जो है यूरोप खुद क्यों नहीं लगाता, वो यहाँ से कपड़ा क्यों इम्पोर्ट करता है? इसकी कोई रीज़न? जी सर मैं बताता हूँ जी बताइए। सर लो कॉस्ट ऑफ लेबर। लो कॉस्ट सर। ऑफ, लो नहीं नहीं, कॉस्ट ऑफ लेबर, दूसरा ये है कि उन लोगों ने अपने रिसोर्सेज को जो है ना वो बचा। नहीं तो सर सर वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तनवीर बहुत है, तनवीर तो उन्होंने तनवीर जो है वो तनवीर सारे तनवीर तनवीर अंजुम, सर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से। नोमान तुम तो कह रहे हैं सर एनवायरमेंटल देखें सर, हाँ रिसोर्सेज जी की, सर, रिसोर्सेज तो जी सर बहुत है मैं यार। बता रहा हूँ, हर देखें साल कॉटन पॉलिश सस्टेनेबिलिटी होती के है। नाम पे वो लोग हमें बना रहे हैं पागल। किसके नाम पे? हेलो तनवीर। सर सस्टेनेबिलिटी के नाम पे वो हमें बना रहे हैं पागल। जी सर हाँ जी सर आवाज आ रही? आ रही है, बोलो। सर देखें, एक तो सबसे पहली बात यह है कि उन लोगों ने अपने रिसोर्सेज को कंजर्व किया हुआ है, और पाकिस्तान में जो है ना, या हमारे जो एशियन कंट्रीज हैं इनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दूसरी बात यह है कि इनके पास जो लेबर है, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स जो है ना, वो इनको सस्ती पड़ती है। आप देखें जितने भी यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर है जिनके साथ ये लोग काम कर रहे हैं, लेट्स से कि वो कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से बनवाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट वो हमें देते हैं, वो देते हैं $8, $10, $12, लेट्स से। उसके बाद जब यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के बाद जो है ना, वो तो सही है, अपना मार्जिन वो रख के लोग वहाँ बेचते हैं ना, वो तो अपना मार्जिन पे रख के जाके सेल बेचेंगे। आउट करते हैं उसको। 70 रिसोर्सेज, हमारी लेबर भी हमारी है, रिसोर्सेज भी हमारे हैं। तो वहां क्यों यहाँ नहीं की बना रहे? देखो कपड़ा डिग्रेडेशन। वहीं वहीं क्यों डाई नहीं कर रहे हो? रीजन क्या है उसका? सर वो तो अपना कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर रहे। वो तो सर्विसेज के चार्जेस ले रहे हैं ना बेसिकली। सर ये नुमान यही सर बात अभी कर इसका रहे थे, ये वेस्ट वगैरह जो होता है टेक्सटाइल का, तो ये तो उसको इन्वायरमेंटल कंटेमिनेट इम्पैक्ट। कर रहा है। देखिए एक मुझे किसी ने कहा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है तनवीर आपकी बात सही है कि यहाँ पर लेबर भी सस्ती है, यहाँ पे जो है इनको कॉस्ट एक इंडिविजुअल चीज की वो सर बहुत पहले सस्ती। मैंने यही कहा था एनवायरमेंटल। ये नुमान ने कहा था ना, मैं आपको रीजन देता हूँ। देखिए बहुत सारी चीज इस तरह तो उनको सर एक क्वेश्चन है मेरा इस चीज पे। जी जी बोले आसान। सर जी बोले। सर अभी हम ये बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत आवाज नहीं आ रही ज्यादा हसन। इसलिए करते हैं कि उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है। लेकिन अगर हम एशियन कंट्रीज को देखते हैं, हेलो हाँ आवाज आ रही है, आ रही है, हेलो आ रही है आवाज सर, हम हसन। एशियन कंट्रीज को देखते हैं, अगर हम चाइना, जी सर, अगर हम चाइना, जी सर, चाइना और इंडिया को अगर हम निकाल दें इंडस्ट्री की बात सही करें, है। तो इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 70% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो टेक्सटाइल के ऊपर चल रहा है। ठीक है। तो और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में पाकिस्तान का बहुत कम हाथ है। सही तो है। ये दोनों बातें जो है वो एक दूसरे से लिंक हो रही है। लेकिन उसी के साथ साथ पाकिस्तान का जो है वो क्लाइमेट चेंज में इम्पैक्ट भी बहुत कम है। तो ठीक है। इसके पीछे बहुत सारा, मतलब इससे हटके भी चीजें हैं सर। यानी एक तो ये लेबर वाली बात है, दूसरा सही ये है। है कि यूरोपियन कंट्री में या अमेरिकन कंट्री में थोड़ी सी लेबर फोर्स जो है ना, यानी जो 18 ईयर्स से महंगी है। लेकर के 35 साल तक के लोग हैं, वो सर वो लेबर वाली जॉब नहीं करते, और उनमें यानी कह लें कि इस कैटेगरी की जो है ना वो बहुत कम आबादी हो गई है। सही है। हसान भाई इसी तरह की कुछ रिक्वायरमेंट जो है ना हमारा जो पाकिस्तान का या सिंध का फैक्ट्रीज एक्ट है ना, उसके अंदर भी है कि जो कम उम्र के लोग होंगे उनको हार्ड वर्क नहीं करवाया जाएगा, और जो ज्यादा उम्र के होंगे उनसे भी हार्ड वर्क नहीं करवाया जाएगा। ये बचा कौन? फैक्ट्री एक्ट में लिखा हुआ ऑलरेडी। बचा कौन बाकी? भाई छोटे वालों से काम नहीं कराया जाएगा, बूढ़े काम नहीं कर सकते, सर तो बाकी बाकी बच्चे वो बचे। जो मिडिल एज वाले होते हैं, तो पाकिस्तान में भी आपको देख बहुत सारी इंडस्ट्रीज में सर काम हमें। नहीं करने वाली बात नहीं है, उनसे मतलब वो मजदूरी वाला काम नहीं करवाया जाएगा। हाँ तो मजदूरी वाला सर ये काम नहीं करते ना, गोरे हैं भाई वो। एशियन कंट्री में जो वर्क फोर्स है ना, 18 साल से लेकर 35 साल की एज वाली, ये बहुत सस्ती है और बहुत ज्यादा है। नहीं देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आवाज बंद हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अजान हो जाए फिर अजान के बाद बताता हूँ।
अच्छा देखें, एक रीजन तो आपने बताया कि हमारे पास लेबर बड़ी सस्ती है, तो लेबर लेबर सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सस्ती है, बाकी किसी चीज़ के लिए सस्ती नहीं है। मतलब टेक्सटाइल सेक्टर के लिए लेबर आपको सस्ती मिलेगी, बाकी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हमारे वी हैव नो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हमारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री बैठी हुई है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बिल्कुल जीरो हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई काम ही नहीं है। तो क्या सिर्फ लेबर हमें टेक्सटाइल सेक्टर में मिल रही है? तो ये क्या, सर रॉ मटेरियल अवेलेबल है ना सर टेक्सटाइल का में यहाँ पे। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का अवेलेबल नहीं है? सर रॉ सर वो मटेरियल जो में भी चिप्स, अमेरिका अमेरिका सर एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है कॉटन का यहाँ का सर। रॉ मटेरियल भी यहाँ का अच्छा होगा सर। हाँ, सिर्फ चंद चीज़ों में अच्छा है, आम चले जाते हैं हमारे, संतरा चला जाता है बाहर जिसको हम किनू कहते हैं, या वो टेक्सटाइल सेक्टर बहुत अच्छा है। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ें हैं, और ये इसका जो एक आपकी रीज़न ये सही है। दूसरा है कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जो खास तौर पे जो डाइंग यूनिट्स हैं, डाइंग यूनिट्स पे बाहर इतनी एलिगेशंस हैं, इतनी रेगुलेशंस उन्होंने बनाई हुई हैं कि अगर आप डाइंग यूनिट लगाएंगे तो उसका पानी आप फेंक नहीं सकते। सिर्फ एक मेजर रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे सिर्फ डाइंग यूनिट्स बहुत लगे हुए हैं। बाकी कटिंग यूनिट्स तो वो भी लगा सकते हैं, स्टिचिंग यूनिट वो हमसे ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ डाइंग की वजह से वो लोग परेशान होते हैं। इस वजह से वो यहाँ पे जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर को छूट देते हैं। टेक्सटाइल हमारे पाकिस्तान की, इंडिया की सिर्फ कामयाब भी इस वजह से है कि यहाँ पे इन रेगुलेशंस का फॉलोअप इतना ज़्यादा नहीं है। रॉ मटेरियल तो है, लेकिन सर डाइंग के केमिकल्स तो खुद ये यूरोपियन कंपनीज खुद बनाती हैं और बोलती हैं हमसे अल्टीमेटली जब खरीदो। जब ये डाइंग के केमिकल्स खुद बनाते हैं, तो आपको एक बात, ये जो हैजार्डस सब्सटेंस हमारा रेगुलेशन है, जो ऊपर मैंने डिस्कस किया, बेसल कन्वेंशन, आपको पता है जब कोई आपको एक डाई बनाते हैं, कोई केमिकल बनाते हैं जो हैजार्डस हो, जिस चीज़ की नेचर हैजार्डस हो, उसको उसकी इन्वेंट्री जनरेट करना, मतलब कब वो पैदा हुआ और फाइनल उसका डिस्पोज कैसे किया गया, ये उस मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसकी अल्टीमेटली जो उसका इस्तेमाल शुदा है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, ये सब उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। सर ये लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव वाला जी जो जी कॉन्सेप्ट है ये जी आप जी, इसकी बात कर बिल्कुल रहे मैं हैं उसी की बात कर रहा हूँ। आपने कोई एक हैजार्डस केमिकल बनाया है, तो जो बनाया है सर। आपने उसकी आखिर तक, ये कहाँ बना, कहाँ इस्तेमाल हुआ, कितना इस्तेमाल हुआ, किस जगह पे यूज हुआ, और आखिर में कैसे इसका डिस्पोज हुआ। क्यों, आपको पता है हैजार्डस केमिकल रिटेन इन द एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट में रहते हैं, इनको आप खत्म नहीं कर सकते। जब भी तो अच्छा, फिर दूसरी बात, बाहर रेगुलेशन सख्त है कि आप उनको इंसिनरेट भी नहीं कर सकते, बाहर रेगुलेशन सख्त है कि आप इसको डंपिंग भी नहीं कर सकते, लैंडफिल भी नहीं कर सकते, कहीं इसको पिट में दबा भी नहीं सकते। तो ये काम ये यहाँ पे करवाते हैं जो हमारी अफ्रीकन या एशियन कंट्रीज है। एशियन कंट्रीज टेक्सटाइल सेक्टर में यूँ मशहूर हैं क्यों पे कॉटन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो मेन रीज़न एक ये भी है कि वहाँ पे रेगुलेशंस बहुत सख्त हैं, लेबर बहुत महंगी है, एक इन्वायरमेंटल रेगुलेशन बहुत सख्त हैं, दूसरे नंबर पे लेबर बहुत महंगी है, तीसरे नंबर पे जो है उनके जो बाकी टैक्सेस हैं वो हमारे टैक्सेस से बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से वो कहते हैं भाई यहाँ से बनवा लो, उसको इंपोर्ट करो और उनका खर्चा सर उनको। जी एक जी चीज और है कि हमारे यहाँ पे जो है ना वो यानी जैसे एक मिसाल दी जाती है कि क्राइम रेट बहुत कम है। उसकी वजह ये होती है कि क्राइम रजिस्टर ही नहीं होता। तो यहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तान में ये इशू भी है कि पोल्यूशन उस तरह से रजिस्टर नहीं होती, मॉनिटरिंग नहीं होती है। मतलब जो मतलब टेक्सटाइल की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, इंडस्ट्रियल लेवल पे या जो भी, जिस तरह से हमारे यहाँ पे फेक डॉक्यूमेंटेशन और बिल्कुल। गलत उलाम में जो कहते हैं कि 2 नंबरी वाला बहुत मामला है। 2 मिनट में तो आप, इस वजह से वो जितनी पोल्यूशन है वो रजिस्टर ही नहीं होती है कि इतनी बिल्कुल, ये पोल्यूशन हम यही तो फैला बात रहे है ना। आज मैं आपको बताऊं, मैं टेक्सटाइल के डाइंग यूनिट में 5 इंडस्ट्रीज थी, नाम मैं नहीं लूंगा, मैं वहाँ पे एज अ कंसल्टेंट बन के गया। तो क्या हालात हैं, वो दे आर नॉट इंटेंडिंग टू इंस्टॉल अ ट्रीटमेंट प्लांट, वो इंस्टॉल ही नहीं करना चाहते भाई, उनका माइंड ही नहीं है इस चीज़ पे। और वो जब आप इधर आप जब जाएंगे ना, क्या नाम है, साइट एरिया की तरफ और ये कोरंगी एरिया की तरफ, तो आपको जो यहाँ की जो सेवरेज की या जो हमारी लाइनें जा रही ना, उसमें इतनी शदीद बदबू मिलेगी। मेन रीज़न क्या है कि ये सारा कचरा जो हमारी ओके की रिपोर्टें जो इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जमा होती हैं, ये सब ओके नहीं है। बेसिकली हम अपने साहिल समंदर को देखें, आप उसमें पाँव नहीं रख सकते, इतना गंदा हो चुका है। जबकि आप यूरोपियन साइड पे चले जाएं, वहाँ उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बिल्कुल नहीं छेड़ा। आप वहाँ के समंदर देख लें, आप वहाँ की लेक्स देख लें, वो वैसी ही खूबसूरत है। उनके समंदर इतने खूबसूरत हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है उसको छेड़ने की, ठीक है। तो
कभी हम मैचेस देखते हैं ना तो आप सर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो हर इदारा लगा भी नहीं सकता क्योंकि काफी पैसा लगता है, तो इनको तो फिर चाहिए ऐसा सर कि टैक्स इंक्रीज करें और इसको म्युनिसिपल लेवल पे, जैसे काटी है वो अपना ट्रीटमेंट करे और बिन कासिम वाले हैं, साइट एसोसिएशन वाले हैं, ये एक मतलब सेंट्रलाइज ट्रीटमेंट करके इसको डिस्चार्ज तो करें। इसका कोई सोल्यूशन तो निकाले ना। हमारे यहाँ चमड़ा इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आपको पता है चमड़ा में क्या इस्तेमाल होता है? सर उसका वेस्ट क्या वहां तो प्रोसेस वाली जगह पे नहीं खड़े हो सकते, खड़ा ही नहीं ऐसा खड़े, और इतनी वेस्ट बदबू होता है होती उसमें। है और इतना खतरनाक, उसमें वो यूज होता है ना, क्या नाम है, कैडमियम कैडमियम क्रोमियम क्रोमियम यूज होता है। क्रोमियम यूज होता है सर, जी सर। और क्रोमियम आपका हैजार्डस में आता है, ये क्रोमियम क्रोमियम है, क्रोम निकल है, कैडमियम है। हाँ, तो ये खतरनाक चीजें हैं। फिर बैटरी इंडस्ट्री हमारी बढ़ती जा रही है, आप देखो बैटरी की इंडस्ट्री जहाँ पे बैटरी रिसाइकलिंग का काम आ जाए, इसकी जब धुआं उठता है तो तबाही धुआं उठता है इसका। तो ये बात सही है कि हमारे यहाँ तो रिपोर्ट ही नहीं हो रही, और अगर बाहर इस तरह की कोई हरकत की जाए तो दे आर रिपोर्टेबल, वो इसके खिलाफ एक्शन लेते हैं और इंडस्ट्री को बैन बंद कर देते हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्री बंद की जाती है पैसे के लिए। ठीक है, तो ये सारा बैकग्राउंड है। बहरहाल ये एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, और लॉस के हवाले से हमारे यहाँ क्या इम्प्लीमेंटेशन है ये आपको सब पता है। बहरहाल डॉक्यूमेंट्स की हद तक इस पे काम हुआ हुआ है, और हमने इन सब को ये जो फोकस करते हुए इन सारी चीज़ों को साइन किया हुआ है, ठीक है, कि हम इसको फॉलो अप लेंगे। हमने मरकरी को कंट्रोल करेंगे, हम क्योटो एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, और आपको पता है कि इंडिया तो